नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि दिल्ली के जो एमसीडी के इलेक्शंस हुए, उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश के इलेक्शंस हुए, फिर जो गुजरात के इलेक्शंस हुए, उसके रिजल्ट्स के बारे में। मैंने जो एनालिसिस किया है, मैं जो समझ पाया हूँ दिल्ली एमसीडी के इलेक्शंस में, गुजरात के इलेक्शंस में और हिमाचल प्रदेश के इलेक्शंस में, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली एमसीडी के जो इलेक्शन के रिजल्ट्स थे, वो 1-2 दिन पहले ही आ गए। रिजल्ट्स आने के बाद पता चला कि आम आदमी पार्टी एमसीडी के इलेक्शंस को जीत गई है और बहुत सालों के बाद जीती। मतलब इतने सालों से बीजेपी का कब्जा था एमसीडी पे, लेकिन फाइनली आम आदमी पार्टी जीत गई है। अब आम आदमी पार्टी कैसे जीती एमसीडी के इलेक्शंस में, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। एक स्क्रीनशॉट मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करता हूं, जिसके बाद आप समझ पाओगे कि दिल्ली के जो लोग हैं उनमें से कितने लोगों ने किन पार्टीज को वोट किया है। यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के वोटर्स हैं उनमें 52% ऐसे लोग हैं जो कि अनएजुकेटेड है, मतलब वो लोग जिनके पास की कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। फिर उसी प्रकार से 38% लोग ऐसे हैं जो कि 12th पास है और ग्रेजुएट लोग 37% है। साथ ही साथ जो प्रोफेशनल डिग्री के लोग हैं वो है 32%। अब वहीं पे अगर बीजेपी की बात की जाए तो वहां पे अनएजुकेटेड लोगों की जो परसेंटेज है वो 28% है, 12th पास लोगों की जो परसेंटेज है वो 40% है, ग्रेजुएट लोगों की जो परसेंटेज है वो 41 है और प्रोफेशनल डिग्री वालों की 51% है। कांग्रेस का जो वोट शेयर है उनमें अनएजुकेटेड लोगों की परसेंटेज 11% है, 12th पास लोगों की 9% है, ग्रेजुएट वालों की 10% और प्रोफेशनल डिग्री वालों की 8%। और इन दोनों को कंपेयर करके देखा जाए तो पता चलता है कि जो एजुकेटेड लोग हैं उन्होंने ज्यादातर बीजेपी को वोट किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो 12th पास लोग हैं, ग्रेजुएट है या फिर प्रोफेशनल डिग्री जिनके पास है, उनमें से ज्यादातर लोगों ने बीजेपी को सिलेक्ट किया। अब इस चार्ट को और आसानी से समझने के लिए कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले हम लोग गौर करते हैं कि आम आदमी पार्टी का जो मेन मोटो था वो क्या था। आम आदमी पार्टी का जो मेन मोटो है, जहां से उनको वोट आते हैं, वो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी वगैरह वगैरह। जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं वो मेनली जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो लोग होते हैं, उनका जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड होता है वो उतना अच्छा नहीं होता। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ। वहीं पे जो एजुकेटेड लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, नॉर्मली उनका जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड होता है वो ठीक ठाक होता है। और अगर आप दिल्ली में रहते हो तो पानी और बिजली, ये तो दो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। और अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी का मेन मोटो ही यही था कि पानी और बिजली। अब इन दोनों के कारण उनका जो वोट बैंक था वो बढ़ गया और आप देख सकते हो चार्ट में कि उनको जो मेन वोट मिले हैं वो अनएजुकेटेड लोगों से मिले हैं। तो जो लोग थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं उनको ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल हमें अपने जेब से, अपने पैसे से, अपनी कमाई की जो पैसे हैं वहां से हमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी दे रहे हैं। जबकि असलियत ये होती है कि बिजली फ्री करने के बाद बाकी की चीजों पर टैक्स बढ़ा दिया जाता है और बात फिर घूम फिर के वही आ जाती है और एक्चुअली में देखा जाए तो बढ़ जाती है, आपको ज्यादा टैक्स पे करने पड़ते हैं। अब इस चीज को जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, उनको पता होता है कि टैक्सेस कहाँ से कलेक्ट होते हैं, गवर्नमेंट हमारे ऊपर जो खर्च करती है वो कहाँ से करती है, गवर्नमेंट जो वादे करती है पॉलिटिकल रैली में उनका जो नतीजा होता है वो क्या होता है और उन पैसों को जो खर्च किया जाता है उनको कहाँ से वसूला जाता है। तो मेरे हिसाब से जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों ने इसलिए आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया। वैसे आप लोग फिर उसके बाद और एक पॉइंट निकल के आ जाता है कि दिल्ली के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से ठेके बढ़े। तो नॉर्मली कोई भी जब गरीब इंसान होता है तो उसे क्या चाहिए होता है, 2 वक्त की रोटी चाहिए होते हैं और थकान मिटाने के लिए उसे एक पौवा चाहिए होता है ताकि वो आराम से सभी चीज़ों को टेंशन फ्री होकर सो जाए। अब ठेके बढ़ गए, शराब आसानी से मिलने लगी तो उनका जो काम है वो और आसान हो गया। अब बिजली आपको फ्री मिल रही है, शराब आसानी से मिल जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग खुश होंगे और आपको वोट करेंगे। अब वहीं पे दूसरी तरफ जो थोड़े से पढ़े लिखे हैं उनको पता है कि शराब के ठेके ज्यादा खोलने से टैक्स तो आता है, पैसे आते हैं गवर्नमेंट के पास, लेकिन वहीं पे जो इन सब चीज़ों के कारण वायलेंस है वो बढ़ता है। लोग शराब पी के कभी इधर गिरे हुए, कभी इधर पड़े हुए, कोई किसी को दिन दहाड़े छेड़ दे रहा है, तो ये सब घटनाएं बढ़ जाती हैं। उसके साथ साथ जो महिला की सुरक्षा होती है वो भी घट जाती है, महिलाओं को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अब उसके साथ साथ पॉल्यूशन भी एक मुद्दा बन के आ जाता है। अब जिन लोगों का इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं है, थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, उनको इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं होता है कि हमारा जो एयर क्वालिटी है वो कैसा है, हमारी जो हवा है वो कैसी है और उसको रोकने के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है। वहीं पे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है कि आम आदमी पार्टी की ही गवर्नमेंट पंजाब में है, लेकिन फिर भी पंजाब की जो गवर्नमेंट है वो पराली जलाने से लोगों को नहीं रोक पा रही है और उसके कारण पॉल्यूशन और बढ़ रहा है और इसके कारण जो दिल्ली में पॉल्यूशन है वो बढ़ रहा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रहा है। अच्छा, बहुत लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि दिल्ली जो कि हमारे इंडिया का कैपिटल सिटी है, वहां पे अनएजुकेटेड लोग इतने ज्यादा कैसे हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर इतने सारे अनएजुकेटेड लोगों को होने का रीजन ये है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्लम्स में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। तो ये तो हो गई दिल्ली एमसीडी के इलेक्शंस की बात करते हैं गुजरात के इलेक्शंस की कि आखिर गुजरात के इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी क्यों नहीं जीत पाई और दिल्ली में क्यों जीत पाई। कह सकते हैं कि पूरे दिल्ली के ऊपर अब आम आदमी पार्टी का कंट्रोल हो चुका है, लेकिन वही आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर जाके कुछ भी नहीं कर पाती, मतलब सिंगल डिजिट में उनको सीट्स मिलते हैं। ऐसा कैसे? जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल को लगा होगा कि मैं दिल्ली में जिस प्रकार से लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के वादे करके वोट ले रहा हूँ, उसी प्रकार से मैं गुजरात में भी जाके फ्री इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के वादे करके लोगों से वोट ले लूंगा।
लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो एनालिसिस होगा वो थोड़ा सा शायद गलत हो गया। ये जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाला जो स्कीम है ना, वो वहाँ पे चलता है जिनको पता नहीं है कि आप वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से दे रहे हो, वो पैसे आप कहाँ से निकाल के लाओगे। या फिर वहाँ पे काम करता है जो लोग सक्षम नहीं है बिजली बिल पे करने में, या फिर जिनको तकलीफ हो रही है, या जिनका आधा से ज़्यादा खर्च जो बिजली बिल और पानी बिल में ही चला जा रहा है। अगर आप गुजरात की बात करोगे तो वहाँ पे ऑलरेडी वेल डेवलप्ड लोग हैं और वहाँ पे लोग सक्षम है कि वो बिजली का जो बिल है वो आसानी से भर सके, और बाकी जो चीज़ें जो कि आम आदमी पार्टी जिसका वादा करती है उसको अपने पॉकेट खर्च से कर सके। गुजरात की पब्लिक ऑलरेडी इतने सालों से देख रही है कि बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है, और इसलिए हमें आम आदमी पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऊपर से गुजरात के लोगों ने यह भी देखा कि आम आदमी पार्टी जब ये सब वादे करके पंजाब में जीतती है तो फिर पंजाब के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर का हाल है वो क्या होता है। तो गुजरात की पब्लिक को ना तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी चाहिए था, ना ही जो आम आदमी पार्टी के फ्री वादे थे वो चाहिए थे, ना ही आम आदमी पार्टी का जो पुअर लेवल का गवर्नेंस और बेकार की पुलिस व्यवस्था चाहिए थे। इसलिए लोगों ने ऑलरेडी जो बीजेपी अच्छा काम कर रही थी उनको वोट दिया। अब बात करें अगर कांग्रेस की कि कांग्रेस गुजरात के अंदर कुछ क्यों नहीं कर पाई, जबकि कांग्रेस को अच्छा प्रेजेंट करना चाहिए था, अच्छा खासा रिजल्ट लाना चाहिए था। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कांग्रेस अच्छा इसलिए नहीं कर पाई गुजरात में क्योंकि उनका फोकस ही नहीं था। मतलब शुरुआत से उनको देख के लग रहा था कि वो गुजरात के अंदर कुछ खास नहीं कर रहा है। राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो भाई अलग ही भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं, मतलब उनका फोकस ही नहीं है गुजरात पे। उनको पता है कि हम लोग गुजरात में हारने वाले हैं, इसलिए वो गुजरात पे फोकस ही नहीं कर रहे थे, और शायद इसी कारण से कांग्रेस का बहुत बेकार परफॉर्मेंस गुजरात के अंदर भी रहा। जहाँ तक मैं समझ पाया कांग्रेस का जो फोकस था वो 2024 के इलेक्शन पे और हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन पे ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने हिमाचल प्रदेश में थोड़ा जोर शोर लगाया और 2024 के इलेक्शन के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस को पता है कि गुजरात के अंदर बीजेपी को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो बेकार में फिजूल का गुजरात के अंदर मेहनत करके कोई फायदा नहीं है। वहीं पे जहाँ पे हम हिमाचल प्रदेश के अंदर जीत सकते हैं और पहले हम लोग रूल कर रहे थे वहीं पे मेहनत करते हैं, और 2024 में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसके लिए मेहनत करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक स्मार्ट मूव हो सकता है कांग्रेस के लिए। लेकिन वहीं पे सेम टाइम पे मुझे फिर ये भी लग रहा है कि कांग्रेस इतनी जल्दी जो प्रिपेयर कर रही है 2024 के इलेक्शंस के लिए, जनता वहां तक पहुंचते पहुंचते उसको भूल ही जाएगी। मतलब आप इतनी जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें कर रहे हो कि 2024 आते आते ये सब चीज़ें जो लोगों के जहन से है ना वो खत्म हो जाएंगी। होगा क्या कि 2023 के मिड तक में बीजेपी कुछ ऐसा काम करेगी, हो सकता है कि पीओके वापस ले ले, और उस कारण से जो लहर है वो और ज़्यादा फैल जाए, बढ़ जाए और इनॉर्मस हो जाए, और फिर 2024 में पहले से भी ज़्यादा सीटें आ जाए, और फिर कांग्रेस का ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो पूरा का पूरा फेल हो जाए। क्योंकि मेरे हिसाब से कांग्रेस के पास ऐसा कुछ मुद्दा नहीं है। अगर कांग्रेस किसी मुद्दे के ऊपर बीजेपी को घेर सकती है तो वो हो सकता है महंगाई। अब महंगाई पे भी वो ढंग से घेर नहीं पाएगी क्योंकि पूरे दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन चल रहा है, और अगर हम पूरे दुनिया को इंडिया से कंपेयर करें तो पूरे दुनिया से हमारा इंडिया बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है। जहाँ पे बाकी की जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे रिसेशन आ चुका है, लोग परेशान है, खाने के लिए पैसे नहीं, कई कई कंट्रीज में तो पेट्रोल की परेशानी हो चुकी है, आर्मीज डिप्लॉय हो चुके हैं, लेकिन वहीं पे हमारे इंडिया के अंदर सब कुछ सही से चल रहा है। तो इस मुद्दे पे भी कुछ खास कांग्रेस वाले कर नहीं पाएंगे। कांग्रेस को चाहिए हुआ एक ऐसा सॉलिड पॉइंट जिसके ऊपर वो बीजेपी को घेर सके। हरा तो वो बिल्कुल भी नहीं पाएंगे 2024 में, ये तो कंफर्म है, क्योंकि बीजेपी कुछ न कुछ बड़ा जरूर करेगी। तो मेरे हिसाब से कांग्रेस का जो मेन मुद्दा होगा वो होगा एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बन के आना, कम से कम पिछली बार जितने सीटें लाए थे उससे ज्यादा तो ले पाए। अब जहाँ तक बात की जाए हिमाचल प्रदेश की कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी क्यों हार गई, तो इसमें ज़्यादा कुछ बोलने के लिए आया नहीं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो मिनिस्टर्स वगैरह थे वो आपस में ही लड़ रहे थे। अब बीजेपी के मिनिस्टर्स आपस में ही लड़ रहे हैं तो आप क्या एग्जांपल सेट कर रहे हो अपने लोगों के लिए। लोग सोचेंगे कि भाई जब तुम्हारे मिनिस्टर्स खुद ही आपस में लड़ रहे हैं तो हम तुम्हें क्यों वोट दें। अब इस चीज़ का फायदा इनडायरेक्ट वे में कांग्रेस वालों को हो गया, और कांग्रेस तो पहले से ही रूलिंग पार्टी थी तो वो लोग ऑलरेडी मजबूत थे। बीजेपी ने यही सारी गलतियाँ बिहार के इलेक्शन में भी की थी, और यही सारी गलतियाँ वो लोग हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन में भी कर रहे हैं। बीजेपी के पास ना हर एक स्टेट के लिए कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके अंदर लोग अपना सीएम देख सके। जैसे कि आप बिहार की बात करो या फिर कुछ और स्टेट्स की बात करो, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है तो वो क्या हर स्टेट के लिए इलेक्शंस लड़ते चलेंगे? हर स्टेट में जाके वो सीएम तो बन नहीं सकते हैं, और बीजेपी का ना यही सबसे बड़ा डिमेरिट है। तो बीजेपी को चाहिए कि बाकी के जो उनके स्टेट है जहाँ पे वो हार रहे निरंतर, वहाँ पे अपने पार्टी में कुछ ऐसे लोगों को चुने और उनका फेस बनाए, फेस वैल्यू बनाए, जिनके अंदर के लोग अपना सीएम देख पाए। जब तक वहाँ के लोग उन लीडर्स के अंदर अपना सीएम नहीं देख पाएंगे तब तक वो वोट उनको नहीं देंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पीएम तो चाहते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन जो सीएम चाहते हैं वो चाहते हैं अपने लोकल पार्टीज के, क्योंकि उनके ऊपर वो ज़्यादा विश्वास करते हैं और वो सोचते हैं कि हमारे जो लोकल पार्टी के लीडर्स है वो हमारी समस्याओं को ज़्यादा समझते हैं। और यही इफेक्ट काम करता है जो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे। हिमाचल प्रदेश के अंदर देखा गया कि वहाँ के जो लीडर्स है बीजेपी के वो पूरे के पूरे आश्रित हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। मतलब आप स्कीम की बात कर लो या फिर लोगों को कुछ मुहैया कराने की बात कर लो, हर चीज़ के लिए वो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। हर चीज़ में मोदी जी काम नहीं करने वाले हैं, कुछ चीज़ें आप लोगों को भी करनी पड़ेंगी।
और आपको अगर वोट चाहिए तो अपने नाम पे आपको वोट लेना होगा, अपना इमेज बनाना होगा, लोगों की हेल्प करनी होगी, लोगों के लिए स्कीमें लानी होगी, तभी आपको वोट मिलेगा।